हेलो एवरीवन, क्या हाल है सभी के। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो हमने इवोल्यूशन में काफ़ी पार्ट्स कवर कर लिए हैं। हमने काफ़ी थ्योरीज भी पढ़ी, इसमें जो बातें की गई थी। एडेप्टिव रेडिएशन के बारे में भी बात किया, डार्विन के फिंचेस के बारे में बात किया, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हमने। एंड लास्ट टू लास्ट हमारा ये टॉपिक आता है जो कि काफ़ी थ्योरेटिकल पार्ट है। ये आपका ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन, और इसी के बाद आपका ह्यूमन इवोल्यूशन को लेकर भी एनसीईआरटी ने प्रॉपरली बात करी है। अब इस चीज़ को एक वे में समझा पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन इसे एक सीक्वेंस में, पैटर्न में रखना ये काफ़ी आसान हो जाता है और आपके लिए भी ढूंढना काफ़ी आसान हो जाता है। वरना आप एनसीईआरटी में रीड करने जाओगे ना तो इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है, कुछ बातें ऊपर नीचे इधर उधर लिखी है, काफ़ी कन्फ्यूजिंग हो जाता है। तो मैंने सारी चीज़ें एक वे में लिख कर आपके लिए ही लाया हूँ कि मैं ये चीज़ें एक्सप्लेन करता जाऊँ, ठीक है, ताकि हमारा कोई पॉइंट मिस ना होने पाए। और इस टॉपिक से एक आध क्वेश्चन बन जाता है ना। मतलब कि खासकर मैं बात करूं इस टॉपिक में ह्यूमन का इवोल्यूशन जो है उसको लेकर क्वेश्चन बन जाता है। तो एक बार ये पॉइंट्स मैं डिस्कस करा देता हूं क्या है, उसके बाद एक बार मैं ह्यूमन इवोल्यूशन का भी चार्ट जो मैंने प्रॉपरली आपके लिए रेडी किया है वो भी रिप्रेजेंट करूंगा कि किस तरीके से अपने को लर्न करना है, तो सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएँ, ठीक है। तो ये चीज़ एक बार देख लेते हैं क्या एनसीईआरटी में लिखा है। डेटा वाइज है, सिंपली सीधे शब्दों में बोलो तो याद रखना पड़ेगा, ठीक है, कि कौन कितने मिलियन ईयर एगो पहले था, क्या चीज़ें थी, ये सब सिंपल डेटा है। इसमें कोई ऐसी साइंस नहीं है कि कोई हाई कंसेप्चुअल चीज़ें हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चीज़ें बताते चल रहा हूँ, समझते जाना क्या क्या है। हम ये चीज़ पढ़ चुके थे, सबसे पहली सेलुलर लाइफ कब आई थी, 2 बिलियन ईयर एगो पहले आ चुकी थी। इनवर्टिब्रेट्स कब आए थे, 350 मिलियन ईयर एगो पहले। इनवर्टिब्रेट्स याद करो, जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है ना, जिनमें ये बैकबोन नहीं होती, इन्हें हम क्या बोला करते हैं, इनवर्टिब्रेट्स बोला करते हैं। जॉलेस फिशेस इवॉल्व हुई ये भी सेम टाइम पर 350 मिलियन ईयर एगो पहले। याद करो जॉलेस फिश हमने कहाँ पढ़ा था, एनिमल किंगडम के केस में पढ़ा था। वहाँ पर हमने देखा था साइक्लोस्टोमेटा का एग्जाम्पल देखा था हमने, वहाँ पे हमने देखा था जॉलेस फिश का एग्जाम्पल, है ना। तो वो भी क्या है, 350 मिलियन ईयर एगो पहले आया था, और ऐसा लगता है वो कहीं ना कहीं एंसेस्टर रहा होगा। सी वीड्स एंड फ्यू प्लांट्स, समुद्री खरपतवार और कुछ प्लांट 320 मिलियन ईयर एगो पहले आ गए थे। मतलब आप ये कह सकते हो, अगर सबसे पहला ऑर्गेनिज्म मैं बोलूं जो जमीन पर आया, समुद्र में तो लाइफ आ गई थी, अगर मैं बात करूं जमीन पर सबसे पहला ऑर्गेनिज्म कौन आया तो आप बोलोगे प्लांट्स थे। प्लांट्स ही ऐसे थे जो सबसे पहले लैंड पर इन्वेड किए थे। आप कह रहे हो क्या कि सबसे पहले धरती पर इन्होंने ही कदम रखा था। नेक्स्ट बात आती है, इन 1938 के आसपास देखा गया कि साउथ अफ्रीका में एक मछली पकड़ी गई, सीलकेंथ नाम की। लो फिन मतलब काफ़ी मजबूत फिन थे इसके, है ना, और ये पकड़ी गई, और हमें लगता था ये जो मछली है ये ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो चुकी है, लेकिन ये 1938 में हमें मिली, जिससे हमें ये भी पता चल पाया कि यही फिश इवॉल्व होके एम्फीबियंस बनी होगी, फर्स्ट एम्फीबियंस बनी होगी, है ना। एम्फीबियंस इवॉल्व हुए रेप्टाइल्स में, तो कहीं ना कहीं ये लिंक बता रहे हैं ना पूरा का पूरा। ये अभी मैं लिंक भी यहाँ पे समझाऊंगा कि कैसे अर्ली रेप्टाइल से बर्ड्स बनी होंगी और कैसे मैमल्स बने होंगे। दोनों एक कनेक्टिंग लिंक की बात की है, वो मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। यहाँ पे देखते जाना, एम्फीबियन से आए होंगे रेप्टाइल, फिश की तरह रेप्टाइल, मतलब कि जो मछली की तरह है वो रेप्टाइल की बात करें हम तो वो डायनासोर के पीरियड के टाइम का 2 मिलियन ईयर एगो पहले का टाइम का है। इक्थियोसॉरस ये कैसा था, ये मछली के जैसा रेप्टाइल था, है ना, जो पानी के अंदर चला गया था। बिगेस्ट रेप्टाइल, सबसे बड़े रेप्टाइल्स डायनासोर से। हम ये बात जानते हैं उस टाइम पर, अगर 200 मिलियन ईयर एगो पहले की मैं बात करूं तो उस टाइम पर रेप्टाइल्स का ही बोलबाला था, है ना, मतलब सबसे ज़्यादा यही डोमिनेंट थे, तो इनका बोलबाला सबसे ज़्यादा था। बोला गया है कि सबसे बड़े रेप्टाइल्स तो डायनासोर थे, और ये हमें नज़र कब आए थे, ट्राइएसिक पीरियड में, लगभग 250 मिलियन ईयर एगो पहले। और ये ख़त्म कब हुए थे, ये एक्सटिंक्ट कब हुए थे, क्रिटेशियस पीरियड में। और ये डोमिनेंट कब थे, इन दोनों पीरियड के बीच का एक पीरियड आता है जिसको आप बोल रहे थे जुरासिक पीरियड, वहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट थे। तो ये अपीयर कहाँ पर हुए, ट्राइएसिक पीरियड में, और डोमिनेंट कहाँ पर थे, आपके जुरासिक पीरियड में, और कहाँ पर ये एक्सटिंक्ट हो गए, आपके क्रिटेशियस पीरियड में। ये तीनों पॉइंट थोड़ा सा कनेक्टिंग है, तो ये ध्यान रहेगा। डायनासोर डोमिनेंट कब थे, ये रहा जुरासिक पीरियड, कब, 150 मिलियन ईयर एगो पहले। सबसे बड़े डायनासोर कौन से थे,
टेरानोसॉरस रेक्स, जिनकी हाइट 20 फीट की थी। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं जो उस पूरी के पूरे थ्योरेटिकल पार्ट में मिक्स होके लिखा हुआ है और हमें काफ़ी कन्फ्यूजिंग सा लगता भी है। तो ये चीज़ें एक बार देख लोगे क्लियरली समझ आ जाएगी। इसी के बाद मैं थोड़ा सा लिंक करके बताता हूँ सौरोप्सिस और साइनोप्सिस के बारे में, जो आपका उस पूरे चार्ट में भी लिखा है। जब आप एनसीईआरटी का डायग्राम देखोगे तो उसी में आपको पूरा का पूरा एक चार्ट दिखा होगा जहाँ पर रेप्टाइल से बर्ड्स बनी हैं, टॉर्टॉइज, स्नेक्स या बहुत सारे एनिमल्स बने हैं। तो इनका एक लिंक का सवाल पूछा जाता है कि कहाँ से बर्ड्स आई होंगी और कहाँ से मैमल्स आए होंगे। वो पॉइंट ज़रा से मैं बता देता हूँ, चाहो तो ये नोट डाउन कर लो। देखना, इसे समझने की कोशिश करना। वहाँ पे वही डायग्राम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि रेप्टाइल्स में ध्यान रखना है। रेप्टाइल से दो चीज़ें, एक ये इवॉल्व हुई थी और यहीं से एप्स और मैमल्स का कहीं ना कहीं ओरिजिनेशन हुआ था। आपको ध्यान ये रखना है कि रेप्टाइल से जो सौरोप्सिड्स थे यहाँ से बनी थी क्या, बर्ड्स, जिसको आप बोल रहे हो एप्स वाली क्लास बनी थी, और रेप्टाइल से ही साइनेप्सिड्स आए थे और जो लास्ट में मैमल का रूप ले गए थे। ठीक है, तो मैं एनसीईआरटी का डायग्राम नहीं दिखा सकता यहाँ पे, आप बुक खोल के देखना, आपको सिंपली यहाँ पे नजर आएगा रेप्टाइल से एक तीर निकली होगी जो सौरोप्सिड से होते हुए ऊपर तक कनेक्ट कर रही होगी बर्ड्स के तरफ, दूसरी तरफ साइनेप्सिड से गई होगी एक लकीर और वो सीधा मैमल्स को कनेक्ट कर रही होगी। तो वही बात लिखी है कि रेप्टाइल्स गेव राइज टू बोथ एप्स एंड मैमल्स। ठीक है, ये एक बार आप इसे देख लो अच्छे से। देन मैं बात करता हूँ ह्यूमन इवोल्यूशन को लेके, वो पूरा का पूरा एक थ्योरेटिकल पार्ट जिसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें याद रखने वाली होती हैं। वो सब मैं एक झटके में पूरे के पूरे चार्ट के फॉर्म में आपको दिखा देता हूँ, कैसे लर्न करना है वो भी आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, ताकि एनसीईआरटी जब आप रीड करो तो कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो। एक बार देख लेते हैं, चलो आज जो समझते हैं यहाँ पे हम क्या, ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे हुआ था। स्टार्टिंग यहाँ से हुई थी, ध्यान से सुनना। सबसे पहले हमें क्या नजर आए, सबसे पहले हमें फॉसिल्स किसके मिले थे, ड्रायोपिथेकस के मिले थे और रामापिथेकस के मिले थे। इन दोनों के कहीं ना कहीं एक ही समय पर मिले थे, 15 मिलियन ईयर एगो पहले मिले थे। तो ये दोनों ध्यान रखना है। अब इसमें याद ये रखना है कि ड्रायोपिथेकस जो है ये मोर एप लाइक है और जो रामापिथेकस है वो ज़्यादातर मैन लाइक है। इसका नाम भी ऐसा बता रहा है कि इंसानों के नाम जैसा है, रामापिथेकस है ना, मोर मैन लाइक। और क्या है, ये हेयरी थे एंड वॉक लाइक चिंपांजी एंड गोरिल्ला, मतलब इनके बॉडी पर हेयर था और ये चिंपांजी और गोरिल्ला की तरह ऐसे झुक कर चला करते थे, है ना। देन उसके बाद हमें किसके फॉसिल्स मिले थे, हमें ऑस्ट्रेलोपिथेकस के मिले थे और इनकी क्रेनियल कैपेसिटी, मतलब ब्रेन में खासकर यहाँ देखा जा रहा था कि ब्रेन का ग्रे मैटर कितना है ना, वो देखा जा रहा था। तो इनकी क्रेनियल कैपेसिटी, मैं कह रहा हूँ इनका इंजन कितना सीसी का था, 500 सीसी का था और ये 2 मिलियन ईयर एगो पहले मिले थे। 15 मिलियन से सीधा 2 मिलियन ईयर एगो पे हम आए, क्योंकि इस बीच में हमें कोई फॉसिल्स नहीं मिल रहे थे। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के मिले और ये क्या करते थे, इनकी हैबिट हमें कहीं ना कहीं अंदाज़ा हुआ कि ये फ्रूट्स खाया करते थे और स्टोन टूल्स यूज़ किया करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये कोई मीट ऊट नहीं खाते थे कि हंटिंग करके खा लिया जाए कुछ, है ना। लिव इन ग्रासलैंड ऑफ ईस्ट अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका के ग्रासलैंड में ये मिले थे। और उसके बाद आए कौन, होमो हैबिलिस, जिनकी ब्रेन की कैपेसिटी देखो कुछ कुछ बढ़ गई, मतलब 650 से 800 क्रेनियल कैपेसिटी हो चुकी थी। ये भी 2 मिलियन ईयर एगो पहले ही हमें मिले थे और ये पहले होमिनिन थे, पहले मैन लाइक बीन थे और ये टूल्स बना लिया करते थे। अभी भी ये फ्रूट ही खा रहे हैं, क्योंकि दोनों याद करो 2 मिलियन ईयर एगो पहले अभी एक ही जगह पर ये कहीं ना कहीं मिल रहे होंगे। हाँ, जगह अलग अलग है, ईयर आपका कहीं ना कहीं सेम है। फिर उसके बाद समय गुजरा, होमो इरेक्टस का हमें फॉसिल्स मिला, कब, 1.5 मिलियन ईयर एगो पहले, और इनकी क्रेनियल कैपेसिटी 900 सीसी थी और ये मीट खाया करते थे, है ना। ये हंटिंग कर लेते थे, मीट खाया करते थे, आग जला लेते थे। और इनका फॉसिल्स कहाँ मिला था, जावा में 1891 में मिला था। देन आए थे कौन, निंदरथल मैन। निंदरथल मैन, इनकी क्रेनियल कैपेसिटी 1400 सीसी थी और यहाँ पे बात की जाए तो ये पिछले 1 लाख साल से 40,000 साल पहले इनके फॉसिल डिस्कवर हुए थे और ये ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया में पाए गए थे।
क्रो-मैग्नल मैन है, धीरे धीरे ध्यान से देखो ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ती जा रही है, मतलब इनकी इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। क्रो-मैग्नल मैन, इनका 1650 क्रेनियल कैपेसिटी, मतलब और ज़्यादा। इन्हें इतनी अकल आ गई थी कि डेड बॉडी को ज़मीन में गाड़ा जाता है, और कहीं ना कहीं ये भगवान में भी विश्वास रखते थे, रिलीजन को मानते थे। और इनकी केव आर्ट की पेंटिंग अभी भी मिलती है, और ये 18,000 ईयर एगो पहले इनकी पेंटिंग्स हमें कहीं ना कहीं इंडिकेट करती है इनकी प्रेजेंस को। देन यहाँ पे आप देखोगे क्रेनियल कैपेसिटी घट नहीं गई है, ये ब्रेन के ग्रे मैटर को लेके बोला गया। बट अगर इंटेलिजेंस के हिसाब से देखा जाए, कॉन्शियसनेस के हिसाब से देखा जाए, तो मॉडर्न मैन जो होमो सेपियंस है, जो हम हैं, वो हम काफ़ी ज़्यादा डेवलप हैं इनसे। 1400 क्रेनियल कैपेसिटी, ये कब इनके दिखने की शुरुआत कब हुई थी? पिछले 75,000 साल से 1 लाख साल पहले से। और एग्रीकल्चर कब आया था? पिछले 10,000 साल पहले एग्रीकल्चर डेवलप हुआ था, आया था। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, सबसे लास्ट में आपका चिंपांजी का डायग्राम दिया है और इंसान के स्कल का भी डायग्राम दिया है। यहाँ पे एक बात याद रखना कि हमारा और चिंपांजी का डीएनए लगभग मैच करता है, तो मतलब सिमिलैरिटी कहीं ना कहीं मैच किया करती है। स्कल है जो बेबी चिंपांजी है ना, जो चिंपांजी का बच्चा है, उससे ह्यूमन के एडल्ट का जो स्कल है वो काफ़ी ज़्यादा मैच करता है, बजाय कि चिंपांजी के एडल्ट से। मतलब कि चिंपांजी का जो एडल्ट वाला फॉर्म होगा उसका जॉ काफ़ी ज़्यादा निकला है, जो हमारे एडल्ट के उससे काफ़ी डिसिमिलर सा लगता है ना, मतलब हल्का फुल्का मिलता है। लेकिन अगर आप इसके बेबी चिंपांजी की बात करो, जिसका ये जबड़ा अभी ज़्यादा नहीं निकला है, वो कहीं ना कहीं हमारी तरह नज़र आता है ना, इंसानों के स्कल के जैसा नज़र आता है। तो यहाँ तक ये आपका पूरा टॉपिक कवर होता है। इसको अच्छे से देख लेना, ये चार्ट प्रॉपर वे में समझने की कोशिश करना, सारी चीज़ें क्लियरली समझ आ जाएंगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट अपने अगले चैप्टर में, जो कि हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ को। उसको भी हम सारी चीज़ें डिटेल में करते चलेंगे। ये काफ़ी थ्योरेटिकल पार्ट था, इसमें डेटा बहुत सारा था, तो इसलिए मैंने इसको कंसाइज करके आपके लिए एक जगह पे रख दिया है। बाकी हम आगे का कंटिन्यू करेंगे इसके आगे नेक्स्ट चैप्टर से। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।